वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 20,000 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। 20,000 वैकेंसी ऐसा कभी कभी होता है जब आपको इतनी लंबी, इतनी बड़े पदों पर वैकेंसीज आपको मिलती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस बार सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम आपसे या जो वैकेंसी 2022 की आई है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, सीजीएल की तैयारी की है, उन सबको भी ये देखना होगा, क्योंकि इस बार टीयर टू जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। और जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन किया है और फर्स्ट टाइम भरेंगे इस फॉर्म को, उनको भी ये पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के लिए ये जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो कब तक हो गई? 8 अक्टूबर 2022 रात के 11 बजे तक। ठीक है, और ये इसके बाद है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ये भी रात के 11 बजे तक, 8 अक्टूबर तक। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 9 अक्टूबर 2022 के रात 11 बजे तक आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आता है, तो वो एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यानी फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो 8 अक्टूबर है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान से जो बैंकिंग में जाके, बैंक आवर में बैंकिंग में जा करके चालान जमा करते हैं बैंक के अंदर, वो 10 अक्टूबर तक का उनका टाइम दिया गया है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट 12 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि करेक्शन जो है वो उसमें आप कर सकते हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल्स फॉर टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम होगा। यानी मात्र 3 महीना आपके पास है इस नोटिफिकेशन से लेकर के आपके एग्ज़ाम होने तक। और जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, और जो टीयर 1 है वो भी कंप्यूटर बेस्ड है। इसको ध्यान रखिएगा। ये दोनों ही जो है बाद में ये इसके बारे में बाद में बताया जाएगा कि वो कब होगा। पहले दिसंबर 2022 में आपका टीयर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम लोग बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप सबको पता है कि पहला जो यहाँ पर पोस्ट दिया है पे लेवल 8, ये 47,600 से लेकर 1,51,100 तक का इनका जो है वो पेमेंट का लेवल है। इसके अंदर जो पोस्ट आता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं मालूम है, वो एक बार देख लें। बाकी जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ है उन सबको मालूम है कि ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है। और ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी एएओ और एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है, ये दो पोस्ट होते हैं। ठीक है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर जिसकी सैलरी इस तरह से है। दोनों ही ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। दोनों में उम्र जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पे लेवल 7 के अंदर जो पोस्ट है वो है, उसकी सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400। इसके अंदर जो पोस्ट आता है वो यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर हैं, जैसे सीएसएस के अंदर है, सेक्रेटेरिएट के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है, एएफएचक्यू के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसी तरह से अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो इस तरह के सारे पोस्ट जो हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के हैं। और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी, तो देखिए यहाँ तक जो थे ये ग्रुप बी जो है वो ग्रुप बी के अंदर आते थे। अब ग्रुप बी में एक और है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, और ये सीबीडीटी वाला जो है ये ग्रुप सी के अंदर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोस्ट है, इसमें एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो सेक्शन ऑफिसर ऊपर में सेक्रेटेरिएट वाला है, इसमें एज 20 से लेकर 30 होनी चाहिए। यानी मिनिमम एज यहाँ पर 20 दिया गया है, इसमें मिनिमम नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी 20 से 30 उम्र होनी चाहिए, यहाँ भी 20 से 30, यहाँ भी 20 से 30। इन सब में मिनिमम एज का है, लिमिट है कि 20 होनी ही चाहिए। 19 वाले नहीं भर सकते इस फॉर्म को। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और यहाँ पर एज लिमिट जो मिनिमम है वो नहीं है, अपर एज लिमिट दिया गया है कि 30 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो पोस्ट हैं देखिए, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इन सब का ये ग्रुप बी के अंदर है। एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है। 30 साल तक उम्र होनी चाहिए।
सब इंस्पेक्टर सीबीआई के अंदर ये ग्रुप बी 20 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और यानी पोस्ट ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इसमें भी एज जो है वो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इंस्पेक्टर सीबीआई नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर ग्रुप बी ये जो पोस्ट है ग्रुप बी और नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है उम्र सीमा थी उन पोस्ट को लेकर जो अभी हमने डिस्कस किया। अब है 2.3 के अंदर पे लेवल 6, अभी पे लेवल 7 हमने देखा था, इससे पहले 8 देखा। अब इसमें 35,400 से लेके 1,12,400 तक की सैलरी होती है। ठीक है, ये स्टार्टिंग जो है क्या मिलेगी, लगभग आप मान के चलिए इसमें 50-55 हज़ार के आसपास से शुरुआत होती है और आगे चल के ये आपको इस तरह से रकम मिलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती चलेगी वो अमाउंट आपको मिलता चलेगा। यहाँ पर असिस्टेंट ग्रुप बी, डिविजनल अकाउंटेंट ग्रुप बी, ये सभी ग्रुप बी के पोस्ट हैं। तो इसमें जो पोस्ट में जो एज है वो है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, अप टू 30 ईयर्स होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, अप टू 32। ये जो पोस्ट है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसके अंदर 32 साल तक उम्र है। तो जिनकी एज 32 साल तक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए पे लेवल 5 जो है वो 29,200 से 92,300 तक है। इसमें ऑडिटर ये सीएजी और सीजीडीए के ऑफिस में ग्रुप सी के पोस्ट है। ये 18 से लेकर 27 साल इसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जो इस तरह से हैं, ऑडिटर, अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट, ये ग्रुप सी के अंदर, इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 है। फिर पे लेवल 4 है जो कि 25,500 से लेकर 81,100 है। काफ़ी लंबा 83 पेज का नोटिफिकेशन है। इन सब को आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सी पोस्ट जो है वो किस कैटेगरी किस ग्रुप के अंदर है और उस पोस्ट के लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है और उसकी सैलरी क्या है। ये अगर आपको देखना है तो डिटेल में आपको इसको देखना होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। जो वैकेंसी है वो कितनी है, 20,000 वैकेंसी है जो कि टेंटेटिव वैकेंसी है और ये बढ़ सकती है। ठीक है, इस बार बढ़ने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, इसलिए वैकेंसी इससे ज़्यादा हो सकती है। तो इस बार बेटर है आपके लिए कि आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। अगर आपकी एज है और आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको इसमें जी जान लगाना होगा, मेहनत जी जान से करनी होगी ताकि इस बार आप करें, इस जॉब को आप पा सकें। और इसमें जो एलिजिबिलिटी के अलावा सबसे मेजर चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि इस बार चेंज हुआ है, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए बाकी एज लिमिट यहाँ पर भी डिफाइन की गई है उन्हीं चीज़ों को कि एज लिमिट कब से कब तक, किस 18 से 27 में कब से कब तक होनी चाहिए, 20 से 30 वाली की कब से कब तक होनी चाहिए, 18 से 32 वाले की कब से कब तक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। और एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को यानी अनरिजर्व जो है उनको 10 साल, PWBD OBC को 13 साल, इस तरह से एक्स सर्विसमैन को 3 साल। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिखाई गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक खास बात ये भी याद रहनी चाहिए सबको कि इसमें जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 8 अक्टूबर 2022 तक यानी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक होनी चाहिए। और अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। डिज़ायरेबल है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस या मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सीए ये जो आपने कॉमर्स नहीं लिया हुआ है, ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स आपने नहीं किया है, बैचलर इन कॉमर्स नहीं किया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है। ये इसेंशियल है कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से आप पास हुए हों, उससे मतलब नहीं है। लेकिन डिज़ायरेबल है, उसकी इच्छा कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे जो यहाँ पर है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12 स्टैंडर्ड लेवल, यानी उनके 12th में जो है 60% मार्क्स मैथमेटिक्स में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और क्या है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से विथ स्टैटिक्स, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्टैटिस्टिक डिग्री लेवल में, तो ये भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्वालिफिकेशन है। बाकी जितनी भी पोस्ट है उस सब में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए।
तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 8/10/2022 तक इसकी जो है वो टाइम लिमिट जो है वो इन्होंने दी हुई है कि 8/10/2022 तक आपकी ये डिग्री जो है वो होना चाहिए, आपकी सर्टिफिकेट उससे पहले या आपकी मार्कशीट उससे पहले की होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है, ये सबको पता है, बहुत ही कम फ़ी है। बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में आप देखें तो बहुत ही कम है। चलिए अब वो मेन पॉइंट आ गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसको हमको ध्यान में देना है। जिन लोगों ने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको भी ये ध्यान देना है, और जिन्होंने अभी एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है सीजीएल का, पहली बार अपीयर होंगे, उनको भी ध्यान देना है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टियर्स एज इंडिकेटेड बिलो। पहला जो है वो टीयर 1 होगा और दूसरा जो है वो टीयर 2 होगा। टीयर 1 में क्या होगा, टीयर 2 में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन किस तरह से होगा। तो टीयर 1 एग्जाम के अंदर जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आप सबको पता है अगर आप पहले से अपीयर हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन। इन सब को मिला करके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, और टोटल जो है ये फिर 200 मार्क्स का एग्जाम जो है वो होता है, जिसके अंदर आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा, और ये 200 क्वेश्चन का होगा। टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में क्वेश्चन जो है वो सेट किया होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखना है, 0.5 मार्क्स आपके काटे जाएंगे अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं। अब आइए देखते हैं स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जाम। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो इसी में हुआ है, टीयर 2 के एग्जाम में। जो पहले एग्जाम 400 नंबर का मेंस होता था, अब उसको बदल दिया गया। वहाँ पर पहले क्या था, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश इनको देकर के बच्चे मैथ में 200 में 200, 200 में 199, 190 इस तरह से लाते थे। वो बच्चे अब नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल ही अब 30 पूछे जा रहे हैं, जिसको 30 इंटू 30 90 नंबर के ही मैथ्स होंगे। यहाँ पर देखिए आप, सेशन 1 के अंदर 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसके अंदर सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग दोनों हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन हुए, ये 180 नंबर का हो गया। 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन लिखा हुआ है, तो सेक्शन 1 के लिए आपको 1 आवर मिल गया, यानी 1 घंटे में आपको ये 30 क्वेश्चन भी, ये 30 क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, यानी ये 60 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके आगे देखिए, सेक्शन 2 में आइए। सेक्शन 2 के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, और जनरल अवेयरनेस भी इसमें डाल दी गई है। जो पहली बार ऐसा हुआ है कि जनरल अवेयरनेस को यहाँ पर डाला गया, यानी जीए आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इंग्लिश जो है वो 45 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन जीए के हैं, तो इसको अगर आप करेंगे तो 75 ये और ये इससे 3, तो ये टोटल 45 और 25 हो जाते हैं 70 क्वेश्चन, जिसको आप 210 मार्क्स यहाँ पर कर दें। तो एक सेक्शन, पहला सेक्शन में 180 मार्क्स, दूसरे सेक्शन में आपको 210 मार्क्स, कितने हो गए 180 और 10 190 और 200, यानी यहाँ पर आपको 390 अब तक हो गए हैं टोटल। इसके बाद देखिए 60 मार्क्स आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी डाल दिए गए सेक्शन 3 के तौर पर, जो कि सिर्फ 15 मिनट में आपको जवाब देना है 20 क्वेश्चन का, और 60 मार्क्स हैं। तो 390 प्लस 60 यहाँ 450। तो अब जो मेंस होगा वो 400 के बदले कितने का होगा, 450 का होगा, और इसमें सेक्शन 3, सेक्शन 2 और सेक्शन 1 होंगे। इसके बाद ये ये सेशन 1 के अंदर 3 सेक्शन हो गए। अब सेशन 2 है, सेशन 2 जो है वो 15 मिनट का है, ये सब के लिए भी मैंडेटरी है। ये सेक्शन 3 इसके अंदर दिया है इन्होंने कि मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये सब के लिए है। 1 डेटा एंट्री टास्क जो है वो सबके लिए होगा, इसमें कोई मार्क्स नहीं है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और ये सब के लिए मैंडेटरी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती तो आप फंस सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में, इसलिए आप लोगों को टाइपिंग सीखना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम कि कैसे ये मैंडेटरी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है,
यहाँ पर दिखा है, देखिए 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 7.1। तो 7.1 पैराग्राफ आप देखिएगा वहाँ पर दिखा गया। जो विजुअली इम्पेयर्ड या इस तरह के लोग होते हैं उनको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। वैसे 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें 15 मिनट मिलेगा और इसमें भी 15 मिनट आपको मिलेगा। ये 2 मॉड्यूल हैं जिसके अंदर 15-15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में टाइपिंग है और 15 मिनट में ये 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के करने हैं। अब देखिए एक पेपर 3 है इसके अंदर, इसको भी ध्यान रखिएगा। टियर 2 के अंदर एक पेपर 3 भी होता है, सबके लिए नहीं है, स्टैटिस्टिक वालों के लिए है। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का, 2 घंटा यहाँ पर इसको मिलेगा। पेपर 3 है जनरल स्टडीज फिनांस एंड इकोनॉमिक्स वालों के लिए, इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं जो कि 200 मार्क्स के हैं। तो ये अलग से जो लोग उस फॉर्म को भी यानी उस पोस्ट को भी भरते हैं तो उनके लिए पेपर 2 और पेपर 3 होगा। वैसे पेपर 1 जो है सबके लिए मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है सबके लिए। पेपर 2 अगर किसी ने स्टैटिस्टिक वाला सेक्शन चुना है, ठीक है, और वो असिस्टेंट स्टैटिस्टिक ऑफिसर वाला, एएओ वाला, तो उसको ये पेपर तो देना ही है। इसके साथ साथ ये पेपर तो अनिवार्य है, इसको भी देना होगा, ठीक है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। उनके अलावा उनको है कि ये भी पेपर आप उनको देना है। लेकिन जो नॉर्मल पोस्ट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ पेपर 1 होगा, उसके अंदर ये 2 सेक्शन में जो है वो एग्ज़ाम होंगे और 2 सेक्शन में जो आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का टोटल टाइम है, जिसके अंदर हमने देखा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग या जनरल इंटेलिजेंस। तो इन सब को शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर फ़ायदा बैंकिंग वालों को होगा। कैसे होगा? क्योंकि आप सबको पता है बैंक के अंदर बैंक पीओ का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं या बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको वहाँ पर जनरल अवेयरनेस तो पढ़नी ही पड़ती है। इसके अलावा उनको वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है और अच्छी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर उनको मैथमेटिक्स भी पढ़नी पड़ती है और रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है। तो अभी तक जो लोग सिर्फ मैथ और जीएस पर, ये इंग्लिश पर फोकस करते थे, जीएस को सिर्फ प्री के लिए फोकस करते थे, अब उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर एसएससी ने पूरा बदलाव कर दिया है, चेंज कर दिया है कि जीएस आपको वहाँ भी पढ़नी है मेंस के अंदर। कंप्यूटर देखिए ये एक बड़ा बेनिफिट, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है बैंकिंग वाले को। तो ये सारी चीज़ तो बैंकिंग वाले पढ़ रहे हैं, जो बैंक का ऑलरेडी प्रिपरेशन बैंकिंग एग्जाम के लिए कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। सीजीएल में एक ही तैयारी से उनका दोनों काम चल जाएगा। थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है, बैंकिंग की जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी जो है वो एसएससी के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि थोड़ी लो है बैंकिंग में, और एसएससी का जो मैथमेटिक्स होगा वो मेंस का काफ़ी स्टैंडर्ड उसका हाई होगा। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी प्रिपेयर करना है। यानी यहाँ पर आपको समझना यह है कि इंग्लिश और कंप्यूटर जो है इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ सिलेबस दिए गए हैं जिनको ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पर देखिए, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई द ऑल सेक्शन ऑफ पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 ये 13.8.7 में इन्होंने लिखा है कि पेपर 1, यहाँ पर लिखा है पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1। सेक्शन 3 Session 2 will include conducting of Module 2 of Section 3. Therefore, duration of Session 1 will be 2 hours 15 minutes, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और Session 2 will be 15 minutes only. यहाँ पर दिया गया है कि it will be mandatory for the candidate to qualify all the sections of paper 1. अब पेपर 1 में जो भी चीज़ है वो आप सब के लिए वो मैंडेटरी है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और आगे भी एक जगह लिखा हुआ देखिए, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी ध्यान रखना है। जो मेंस एग्जाम होगा उसमें भी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है एक गलत आंसर देने पर। अच्छा, इसमें एक जगह देखिए, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 दैट इज डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, यानी DEST। इसलिए आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने दिया भी था, ये मैंडेटरी है। ठीक है, पेपर ऑफ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्यों मैंडेटरी है, नोटिफिकेशन में है या नहीं है, यहाँ पर आप आगे देखिए। द डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट या स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर 2000 की डिप्रेशन वाला एक आपको पैसेज दिया जाएगा टाइप करने के लिए। DEST will be mandatory for all the posts, however it will be qualifying in nature। तो ये लाइन आप याद रखिए, 13.8.11.3
ये जो पैराग्राफ है इसको आप ध्यान से देखिए। इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर तो है, यानी इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन DEST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। तो जितने भी पोस्ट हैं SSC CGL के अंदर, उन सभी पोस्ट में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट 2000 जो की डिप्रेशन है एक ड्यूरेशन के अंदर, वो मैंडेटरी है। तो इस एक लाइन में ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप SSC CGL का फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट में नौकरी पाने के लिए, किसी भी पोस्ट को हासिल करने के लिए DEST टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो अभी से ही बीच में समय निकाल करके आप इसके पीछे भी पड़ जाइए, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाकी आगे सिलेबस जो है वो इस नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया गया है। तो मैं सिलेबस के लिए और इस पूरी नोटिफिकेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, जहाँ से आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं किस तरह का सिलेबस है, और उस अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।